नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के जसरापुर में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बीडीके अस्पताल में बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। खेतड़ी नगर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है। तो वहीं मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल है। दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। झुंझुनू के जसरापुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो झुंझुनू के खेतड़ी नगर इलाके के जसरापुर गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत के मामले में आज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में खेतड़ी नगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की घटना है, जो बजरंगबली की सवामणि थी पहाड़ी के ऊपर जसरापुर गांव में। वहां से जब वे बच्चे जिम के नीचे साइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई बुलेरो गाड़ी आना बताया है, जो उसके बचाने के लिए इन्होंने साइकिल इनके नीचे गिर गई, जिसके सिर में चोट आने से वह नवीन ख़त्म हो गए। वह जो जयपुर अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट है। इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम बीडीके अस्पताल झुंझुनू में करवा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू के जसरापुर से, जहां पर 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि अभी हम बाइट सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोई बुलेरो गाड़ी उस वक्त वहां से गुजर रहा था और उसी दौरान बच्चे जो थे वो साइकिल से आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो वहीं मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। और झुंझुनू से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बुलेरो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है, और क्या कुछ जानकारी हादसे को लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि कल जसरापुर गांव के अंदर पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जसरापुर के 3 बच्चे मंदिर में प्रसादी लेने के लिए गए थे। आते वक्त वो तीनों बच्चे एक साइकिल पे सवार थे और बुलेरो गाड़ी को साइड देने के चक्कर में उनकी साइकिल है वो अनियंत्रित हो गई और चट्टान से जा टकराई। इसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और झुंझुनू ले जाते 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। एक बच्चा गंभीर घायल था, जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। आज बीडीके अस्पताल में 2 बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कृष्ण, जो एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, अभी क्या स्थिति है उसकी? कोई जानकारी से लेकर? अभी उसकी स्थिति है वो नॉर्मल बनी हुई है और जो परिजन है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी इसकी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है। और अगर जो बात सामने आ रही है कि उस समय जो बच्चे घायल हुए थे तो जसरापुर पीएचसी पे इनको प्राथमिक उपचार नहीं मिला था, जिसके कारण इलाज में इनकी देरी हुई है और उसी से उस बच्चे की हालत है वो ज्यादा गंभीर बनी। कृष्ण, आपने बताया कि इलाज में देरी हुई है, बड़ी लापरवाही है ये। आखिर इलाज में देरी हुई क्यों? जी, बच्चे घायल होने के बाद इनको जसरापुर की पीएचसी पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर नहीं मिला था और जिसके कारण इनको झुंझुनू रेफर करना पड़ा। और जो है झुंझुनू रेफर करने पर जो इलाज में है वो इनको झुंझुनू पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा और बीच रास्ते में ही है वो 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। और अगर इनको समय पे इलाज मिल जाता बिल्कुल तो कृष्ण, अगर समय पर इलाज मिल पाता तो शायद ये बच्चे आज हम सभी के बीच मौजूद होते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और करेंगे अगली खबर का। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद आज खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से आज सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसके बाद नए आदेश जारी नहीं किए गए। आज सुबह 7 बजे के बाद कर्फ्यू खत्म होने से आमजन को राहत मिली है। वहीं शहर की व्यावसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि शहर में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हुआ और शांति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से कर्फ्यू खत्म करने का निर्णय सराहनीय है। हालांकि शहर में अभी पुलिस बल की तैनाती रहेगी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को शादियों का सीजन है, उनको सामान वगैरह खरीदने की जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, जिला कलेक्टर ने भी छूट दी है, उससे लोगों को खरीदारी में आसान है। आम जन को काफ़ी सुविधा मिल रही है। मार्केट खुलने ज़रूरत की जितनी भी सामान की दुकान है वो सारी आसानी से खुल रही है। लोगों में भय का माहौल समाप्त हुआ है। उधर प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पहले 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए और आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बात यदि भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की हो तो भी इस साल एसीबी आगे रही। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटा दिया। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई। वहीं 106 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर मौसम विभाग के कार्मिकों की क्रमिक भूख हड़ताल। मौसम विभाग के बी और सी ग्रेड के कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से प्रमोशन नहीं मिलने से कार्मिकों में नाराजगी है और जिसको लेकर ये आंदोलन की जा रही है। जॉइंट फोरम मंच के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। 21 मार्च से सभी यूनियनें मिलकर के देश भर के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ वहीं भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गुरधा डांग गांव में एक ही परिवार के कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इन सभी को बयाना कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शनिवार की रात खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। इन लोगों का पेट दर्द होने लगा था, साथ ही इन्हें उल्टी और दस्त भी हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के लोगों का कहना है कि ये लोग कुएं का पानी पी रहे थे। हो सकता है कुएं का पानी ही दूषित हो गया हो और उसी की वजह से ये बीमार पड़े हों। हमारे करीब 1 दर्जन सदस्य हैं। उनको अकस्मात तबीयत खराब हुई है, उल्टी दस्त की शिकायत है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। पूरे सबकी तबीयत एकदम खराब हो चुकी है। और खबर सीकर से है, जहां पर कमरे में पति पत्नी और बच्चे के शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नीमका थाना इलाके के गावंडी की यह घटना है। महिला और बेटे के शव चारपाई पर मिले हैं, जबकि पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव गावड़ी में जो थाना सदर नीम थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ 3 लोग हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। आदि इतला पर मैं पहुँचा और घटना को ताज पाया गया, जिसमें मृतक संपत उम्र करीब 28-29 साल और उसकी पत्नी पूजा उम्र करीब 24-25 साल और उनका एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी।
वहाँ गवर्नमेंट ने बताया कि ये हमें तो ये ऐसे ही मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुसाइडल का लगा। उधर राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार उन्होंने लिंक रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर से एक बाइक उड़ा ली। खास बात यह है कि बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक चोर ने किस तरह से कुछ ही सेकंड में हैंडल लॉक तोड़कर उड़ा लिया। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से चोर यहां पर पहुंचता है और बाइक का हैंडल तोड़कर बाइक लेकर फरार हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से चोर यहां पर पहुंचता है। बाइक यहां पर रोड पर खड़ी रहती है और यहां पर ये देखिए चोर बाइक का हैंडल जो है उसे तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद आसानी से बाइक लेता है और मौके से फरार हो जाता है। तो सीसीटीवी में चोर की ये करतूत रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। चोर की तलाश लगातार जारी है। खबर भरतपुर से। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली में एक ही परिवार के दो भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदबई सीएचसी पर पहुंचाया। मामले में मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ उसके बेटे की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नदबई सीएचसी पर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। सिंह निवासी दयावली ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भूप सिंह व उनके पुत्र व नातियों ने मेरे बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। डेड बॉडी सीएचसी नदबई पर रखी गई है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। और कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी ने कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं का जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है। कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए वो रोजाना बीजेपी को आड़े हाथ लेते हैं। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना। लगातार मैं उनको सुनता आ रहा हूं। जिस तरीके की बौखलाहट, निराशा और जिस भाषा में वो आशंका व्यक्त करते हैं देश के प्रति, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनको 55 वर्षों का अवसर राजस्थान में और देश में मिला था। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये तमाम बातें हैं जिससे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और देश की जनता ने इसलिए उनको नीतियों से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए उनकी गुड मॉर्निंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की और इसलिए वो आशंकित हैं बार बार इस चीज से। दूसरे, उनको असुरक्षा दिखती है उनके चेहरे पर भाव भाव से कि उनको पहली बार कोई चुनौती पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मिली है। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है और मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल होगा नहीं।
उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों के सेहत की भी जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को और भी कई योजनाओं का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया। कोटा में हादसा हुआ कि कार के द्वारा जो है एक मोगिया जाति के लोगों को जो है कुचल दिया गया। उसमें एक की तो डेथ हो गई और दूसरी जो उसकी वाइफ है वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है, वेंटिलेटर पे भी चल रही है। लेकिन उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन दादी जिंदा है। तो दादी को आज हमने एक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपये की मदद भी मिल जाएगी। अलवर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज वार्ड 24 के बीजेपी पार्षद सुमन चौधरी पानी की टंकी पर चढ़ गईं। उन्होंने पानी की किल्लत से परेशान लोगों की समस्या के समाधान की मांग की। बता दें कि मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में पिछले 3 महीने से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की सप्लाई के लिए पहले भी लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया था। तब जलदाय विभाग ने शहर में 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और इस समस्या का समाधान न होते देख महिलाओं ने जाम लगाना शुरू कर दिया है। आज भी वार्ड नंबर 28 शाहजी का बास के स्थानीय महिलाओं ने मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस जाम की वजह से मौके पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हमारे 4 बाल्टी पानी आ रहा है और जच्चा हमारी पिसाई मर रही है। पानी दली और हाथबा को पानी ना है। कितने दिन से आज 15 दिन हो गया आज और 4 बाल्टी पानी आया। 4 बाल्टी में काई कर लेंगे हमें। सब तो आप वाटर बक्स में गए थे क्या? वाटर बक्स में भी हुआ है, सारी जगह हुआ है। हमको देकर छुप जाएगा वो खोल बाड़ो। यहाँ पानी की समस्या के लिए जाम लगा है। विगत 2 वर्ष से लगातार अधिकारी झूठे आश्वासन दे रहे हैं। अब रात को उन्होंने कहा था कि हमने टंकी को भर दिया है, 8 घंटे टंकी भरा है और आप लोगों के पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन 8 घंटे टंकी भरने के बावजूद भी जब 8 बजे सप्लाई चालू हुई, 8 बजे इन्होंने सप्लाई वाल खोला और 8:06 पर पानी खत्म। 8 घंटे का पानी कहाँ गया? तो उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही राजसमंद जिले के कुआरियां तहसील में पेयजल संकट गहराने लगा है। कस्बे के गोवलिया और देवली गांव में लोग टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गोवलिया के लोगों ने बताया कि 20 दिनों से नल से 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। ग्रामीणों ने जल्द ही पंचायत प्रशासन से पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करवाने की मांग की है। गोवलिया गाँव में 15-20 दिन से तो बिल्कुल नल की व्यवस्था भी नहीं है। पानी पीने का, नहाने धोने का, सब की समस्या बहुत जोरदार है। गाँव गोवलिया में 20-25 घरों में बिल्कुल नहीं आता है। सौर ऊर्जा और गांव के बगल में लगा हुआ है। गांव के पास में तो सौर ऊर्जा का कोई सुना ही नहीं है और वो खराब पड़ी है 5-4 साल से। सौर ऊर्जा भी बंद है, उसकी भी कार्रवाई किया जाए। पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। अपना खुद से का टैंकर से पानी मंगा के पी रहे हैं। खुद का टैंकर से मंगा के पी रहे हैं पानी। और खबर पाली से है। पाली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। जोधपुर से वाटर ट्रेन पाली पहुंची है। 40 वैगन की ट्रेन पाली पहुंच चुकी है। तो पाली का पानी संकट दूर होने वाला है और रेलवे पाली का जो पानी संकट है उसे दूर कर रहा है। प्रतिदिन 40 लाख लीटर पेयजल पाली पहुंचाया जाएगा। आज पाली 20 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया है। रोज 2 फेरे ये वाटर ट्रेन लगाएगी। तो पाली का जो पानी संकट था वो अब दूर होने वाला है। तो पाली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है, अच्छी खबर है। जिस तरीके से पाली में लगातार पानी का संकट बना हुआ था, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर से वाटर ट्रेन पाली पहुंच चुकी है। 40 वैगन की ट्रेन इस वक्त पाली पहुंच चुकी है। तो प्रतिदिन आपको बता दें 40 लाख लीटर
पेयजल पाली पहुंचाया जाएगा। आज 20 लाख लीटर पानी पाली पहुंच चुका है। रोज ये ट्रेन जो पानी लेकर पाली पहुंचेगी, 2 फेरे लगाएगी और 40 लाख लीटर पानी पाली पहुंचाया जाएगा। और खबर सिरोही से है। सिरोही में एक पागल बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया। बंदर के इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। घटना रेवदर के पास जीरावल कस्बे की है। इस घटना की खबर मिलते ही सिरोही वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए जीरावल भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने नाका स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को ट्रैंकुलाइज कर काबू कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पागल बंदर ने जमकर आतंक मचाया है। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि इस बंदर ने घायल भी कर दिया है और फिलहाल राहत की खबर यह है कि बंदर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। उधर उदयपुर के हवाला के पास कटारा गांव में एक गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग के लोगों ने यहां आकर हाइड्रोलिक क्रेन और फुल बॉडी हार्नेस की सहायता से गाय को कुएं से बाहर निकाला। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक गाय कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान में खूब हाय तौबा हुई, जिसके बाद गहलोत सरकार भी एक्शन में आई और सख्त नकल विरोधी कानून ले आई। अब जुलाई में एक बार फिर प्रदेश में रीट परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, लेकिन परीक्षा से पहले फिर से परीक्षा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रीट परीक्षा पर अग्नि परीक्षा। जुलाई में रीट परीक्षा की तैयारी, सरकार तैयार, सियासत शुरू। परीक्षा से पहले परीक्षा पर पॉलिटिक्स। रीट परीक्षा होगी तो शिक्षकों की कमी दूर होगी। परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारी भी पूरी है। नकल गिरोह पर नकेल के लिए सरकार नकल विरोधी कानून भी ले आई। मतलब अब की बार रीट परीक्षा में कोई चीट नहीं कर पाएगा। पारदर्शी परीक्षा के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलाई में रीट 2022 की परीक्षा होगी। परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। RBSE परीक्षा का आयोजन कराएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई 2022 है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 13 मई 2022 है। एडमिट कार्ड 14 जुलाई को जारी किए जाएंगे। लेकिन रीट परीक्षा से पहले फिर परीक्षा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री BD कल्ला का दावा है कि इस बार परीक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। रीट की परीक्षा बहुत कायदे से होगी। विधानसभा में एक ऐसा कानून पास किया गया है, उसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। कानून को स्ट्रिक्ट बनाया गया है। राजस्थान में होने जा रही रीट परीक्षा 2022 से सरकार रीट लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती कर रही है। लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,500 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुल 46,500 नए पदों के लिए रीट भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। लेवल 2 की रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में नकल गिरोह पर नकेल के लिए सरकार का कोड़ा
नकल कानून के रूप में तैयार है। मोटा जुर्माना और सजा दोनों के प्रावधान हैं। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी जितना वो कमाएगा नहीं उससे ज्यादा उसका पैसा निकल जाएगा, और फिर सजा का प्रावधान अलग से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो संगठित गिरोह थे उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। लेकिन रीट परीक्षा को लेकर सरकार की मंशा पर बीजेपी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री सवाल उठा रहे हैं। इस सरकार की नीयत साफ रही और बड़े लोगों की मन का बेईमानी नहीं हुई तो निश्चित रूप से रीट परीक्षा सही ढंग से हो सकती है, क्योंकि वापस यदि इन्होंने राजीव स्टडी सर्कल के स्टाफ को नहीं लगाया और सही ढंग के गुणवत्ता के आधार पर इन्होंने सारे अधिकारी लगाए तो ये निश्चित रूप से रीट की परीक्षा होगी। हम भी चाहते हैं रीट की परीक्षा निष्पक्ष हो, लोगों को नौकरी मिले। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन रीट परीक्षा पर सरकार की अग्नि परीक्षा जरूर है। बेरोजगार भी भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सफल होने पर 46,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग को राहत। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और कर लेते हैं अगली खबर का। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सम्मान समारोह के लिए शनिवार को जयपुर में एक मंच सजा। सम्मान समारोह के बाद सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो समारोह के दौरान कुछ भावी सियासी समीकरण भी नजर आए। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एक मंच, सूबे के सीएम, विधानसभा स्पीकर, सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और कई सियासी दिग्गज। लेकिन ऐसा कुछ और भी है जो बहुत कुछ सियासी संकेत भी दे रहा है। वो क्या है, आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को कैसे आड़े हाथों लिया। शनिवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर सियासतदानों का मजमा लगा था। प्रोग्राम कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के आगमन पर सम्मान समारोह का था, लेकिन इस मौके पर सीएम गहलोत ने हिंसा को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। आर्टिकल लिखा है मैडम ने, वो बिल्कुल सही दिशा में है। पूरा देश चिंतित है। आज जो माहौल बन गया है माहौल, कोई माने या नहीं माने, मोदी जी यही तो मांग करी सोनिया जी कि भाई आपको आगे आके आप क्यों नहीं अपील करते लोगों से, क्यों नहीं, आपको कौन रोक रहा है। मीडिया ने सवाल किया तो दिग्विजय सिंह ने भी अपना दम दिखाया और साफ साफ कहा कि प्यार और सद्भाव के लिए लाख मुकदमे भी उनको मंजूर हैं। ऐसा है, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा के लिए अगर 7 नहीं 1 लाख भी मुकदमे दायर हो तो मुझे मंजूर है। लेकिन सम्मान समारोह की ये तस्वीर बहुत कुछ सियासी संकेत दे रही है। इस मंच पर सीएम और दिग्विजय सिंह के साथ क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर भी विराजमान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान सिंह का मंच शेयर करना आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर कोई बड़ा सियासी संकेत है। हालांकि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का कहना है कि सीएम और भगवान सिंह की पहचान तो सालों पुरानी है। तो हमेशा हम पे उनका, मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा है। बहुत मैं उनकी हम पूरे मैं समझता हूँ कि बहुत उनकी हम सम्मान करते हैं। तो जब भी मैंने उनको याद किया है, और मुख्यमंत्री जी के उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अब से नहीं बहुत पहले से रहे हैं। लेकिन अब ये महज पुरानी पहचान है या भावी सियासी समीकरण, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। करौली हिंसा और त्योहारों से पहले धारा 144 को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही राजस्थान सरकार की ओर से जब सुंदरकांड पाठ की शुरुआत हुई तो बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने वाली सियासत का दावा दोहरा रही है, तो बीजेपी भागवत कथा के बाद सुंदरकांड पाठ को लेकर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। सियासत के भी अपने अलग रास्ते होते हैं, अपने अलग कायदे होते हैं। आमतौर पर केंद्र में हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने वाली कांग्रेस राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार कर रही है।
पहले भागवत कथा, अब सुंदरकांड पाठ। इससे पहले भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से भागवत पाठ कराया गया था। अब हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है, जिसमें देवस्थान विभाग के 500 से ज्यादा मंदिरों में इस पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग करा रहा सुंदरकांड पाठ। करौली कांड को लेकर देश भर में सियासत के निशाने पर रही अशोक गहलोत सरकार का ये कदम विरोधियों को हैरत भरा लग सकता है, लेकिन इसके संकेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं के नारे से काफी वक्त से देते रहे हैं। तो सीएम गहलोत भी कई बार साफ कह चुके हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं, और अपने इसी सिद्धांत पर चलते हुए जब देवस्थानम बोर्ड ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर शहर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो एक बार फिर से सियासत हाई हो गई। राज्य में पहली बार देवस्थानम बोर्ड के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया। लेकिन गहलोत सरकार की ओर से कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी कई तरीके से सवाल उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी सदैव तुष्टीकरण किया, आपने करौली की घटना देख ली, और इसलिए चूंकि बहुसंख्यक समाज जाग चुका है तो कांग्रेस तो वोट की राजनीति करती है, इसलिए बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कांग्रेस आप चाहे पाठ कराए, चाहे चालीसा कराए, चाहे कुछ भी कराए, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। इनके मन मस्तिष्क के अंदर आज भी तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, और ये कितने ही इस तरीके के दिखावा के कार्यक्रम कर ले, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना पाठ होना यह तो शुभ लक्षण है, लेकिन हनुमान जी कभी भी रामद्रोहियों को क्षमा नहीं करते हैं। तो जिस तरह के रामद्रोह को पालने पोसने का काम जिहादी शक्तियों के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं, हनुमान उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। एक तरफ बढ़ता तापमान तो दूसरी ओर राजस्थान में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी गहलोत सरकार पर। और यह वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।